सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक बार फिर आपके साथ, और आज का जो मेरा विषय है वो है गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य में विशेष तौर पर दो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार यानी कि उनकी विजय, और दूसरा है मेरा कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाता है, यानी कि गुप्त काल को भारत का गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन जो आपके लिए मैं आज डिस्कस करूँगी इस टॉपिक इस चैप्टर में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है समुद्रगुप्त। देखिए, गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और ख़ास तौर पर अगर देखें, प्राचीन भारत में दो डायनेस्टीज, मौर्य डायनेस्टी और गुप्त काल। और मौर्य डायनेस्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। और अशोका द ग्रेट, जिनको मैंने आपको पिछले आपने बताया, उन्होंने अपनी जो मानवता के लिए जो सेवा की, उसके लिए उनका जो योगदान है उसके लिए उनको आज भी याद किया जाता है। गुप्त काल की जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि इस काल में, एक तो मैं आपको ये बताऊं, इस गुप्त काल का जो समय था वो 320 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक गुप्त काल का साम्राज्य यहाँ पर रहा। गुप्त काल की जो स्थापना थी वैसे श्री गुप्त ने की, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है गुप्त वंश का वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम से पहले श्री गुप्त और उनके पुत्र घटोत्कच हुए, लेकिन वो अधीन राजा थे और उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की थी, यानी कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने अपने समय में विजय अभियान शुरू किया और अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया था। इसके बाद इन्होंने काफ़ी अपने साम्राज्य का विस्तार करने का कार्य किया था। इसके बाद इन्होंने इस वंश के जो प्रमुख दो राजा जिनको माना जाता है, उनमें एक समुद्रगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जिनको माना जाता है, यानी कि इस वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को माना जाता है। और इन दोनों के समय में जो चहुमुखी विकास, समाज में जो चहुमुखी यानी कि चारों तरफ से, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से कहें, राजनीतिक दृष्टि से कहें, धार्मिक दृष्टि से कहें या आर्थिक दृष्टि से कहें, जो विकास हुआ, और उस विकास के कारण ही इस गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। हर तरह से चारों तरफ से जो खुशहाली थी, प्रजा जो खुश थी, उस कारण इस पीरियड को आज भी गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास अनेक साधन है। मैंने आपको मेरा फर्स्ट चैप्टर जो मैंने सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया था उसमें काफ़ी विस्तार से मैंने बताया था। इसमें सबसे प्रमुख साधन जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में एक चीनी यात्री फाहियान जो भारत में आए थे, उन्होंने यहाँ के बारे में बहुत विस्तार से लिखा। इसके अतिरिक्त हमें उन समय के जो कालिदास एक बहुत बड़े कवि हुए, उनकी रचनाओं से उस समय के समाज के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त और भी कई नाटक लिखे गए, जिनमें विशाख दत्त के द्वारा लिखित नाटक देवकी चंद्रगुप्तम, इसका भी जिक्र मैंने आपको किया। और सबसे प्रमुख जो मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, जो समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे और जो मंत्री भी थे हरिसेन, उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जो एक अभिलेख जो हमें मिला है, उसमें बहुत विस्तार से इनका वर्णन हमें मिलता है। तो और इसके अतिरिक्त बहुत अधिक मात्रा में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सोने के सिक्के मिले और अनेक रचनाएं मिली जो कि उस समय के इतिहास की हमें जानकारी देते हैं।
अब जो मेरा मेन क्वेश्चन है वो है समुद्रगुप्त। देखिए, मैंने बताया श्रीगुप्त प्रथम शासक थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को इस वंश का सबसे बड़ा मतलब संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त ने 335 से लेकर 375 ईस्वी तक एडी तक शासन किया और इन्होंने जो साम्राज्य को विस्तार करने में जो योगदान दिया था वो आज भी अतुल्य है। आज भी ये माना जाता है कि उन्होंने भरपूर प्रयास किया और जिस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसमें उनकी डिप्लोमेसी, उनकी राजनीतिकता, ये मैं आपको बताऊंगी, वो सब कुछ हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यानी कि डिप्लोमेसी का मीनिंग यानी कि जब हम अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम उनके राज्य को हड़प लें, उस पर अपना अधिकार जता लें। यानी कि उन्होंने जो समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई थी वो ये थी कि जीत लिया, जीत कर उनका प्रदेश वापस उन्हीं को दे दिया, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उससे क्या हुआ, दोस्त भी बने और उनके अधीन भी हुए। यानी कि प्रतिवर्ष वो उनको कर भी देते थे, मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किए। तो ये उनकी राजनीतिकता थी। ये समुद्रगुप्त के बारे में एक बहुत बड़ी बात जो हम मानते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा यहाँ पर ये भी है कि ये चंद्रगुप्त प्रथम के बड़े बेटे नहीं थे, इनके बड़े भाई के साथ गृह युद्ध चला, लेकिन इनकी योग्यता को देखते हुए इनके पिता ने इनको अपना उत्तराधिकारी इनको घोषित कर दिया था, जो कि इनके बड़े भाई को ठीक नहीं लगा। कुछ समय के बाद उनको गृह युद्ध में ये विजयी हुए और इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। अब सबसे मेन जो मैं बताना चाह रही हूँ कि समुद्रगुप्त ने कौन सी विजय प्राप्त की, कौन कौन से राज्यों पर अपना अधिकार किया। तो सबसे पहले जब ये सिंहासन पर बैठे तो इन्हें जैसे कि मैंने बताया चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार तो करना शुरू कर दिया था, लेकिन इतना बड़ा विस्तार भी नहीं था। यानी कि मगध और उसके आसपास के प्रदेशों पर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना अधिकार कर लिया था। इतना बड़ा साम्राज्य भी नहीं था कि वही आराम से बैठकर अपना शासन कर लेते। तो इन्होंने अपनी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अथक प्रयास किया और अपनी योग्यता के आधार पर इन्होंने अपने विजय अभियान को शुरू किया था। और इनकी विजयों का जो प्रमुख रूप से जो वर्णन हमें मिलता है वो इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। और उसमें तो ये भी कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने सैकड़ों युद्धों में भाग लिया था, यानी कि सैकड़ों युद्ध उन्होंने किए थे, ऐसा वर्णन स्तंभ लेख में मिलता है। तो सबसे पहले इन्होंने उत्तरी भारत की विजय की थी। देखिए, मगध और उसके आसपास पर इनका अधिकार था और अपनी स्थिति राज्य सिंहासन स्थापित करने के बाद इन्होंने सबसे पहले उत्तर भारत की तरफ ध्यान दिया। और ये इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति ये एक ही चीज़ है, हरिसेन के द्वारा ये लिखा गया था। तो इलाहाबाद प्रशस्ति की 13वीं जो लाइन है उसमें हमें उत्तरी भारत की विजय के बारे में पता चलता है। और उसमें हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 3 राजाओं को पराजित किया था। आर्यवर्त यानी कि उत्तरी भारत के 3 राजाओं को पराजित किया था। और उसमें यह माना जाता है कि जब गृह युद्ध चल रहा था तो उस समय एक कथा ये भी प्रचलित है कि जब गृह युद्ध चल रहा था तो इन 3 राजाओं ने समुद्रगुप्त के खिलाफ उसके भाई का साथ दिया था। दूसरा मत जो है वो ये है कि ये तीनों राजा मिलकर उत्तरी भारत में मिलकर समुद्रगुप्त पर युद्ध करने की योजना बना रहे थे और इसी के कारण समुद्रगुप्त ने इन पर आक्रमण किया और इन तीनों राजाओं को पराजित कर दिया। और इन तीनों राजाओं का जो राज्य था उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये उनकी पहली एक महान सफलता मानी जाती है। दूसरा आक्रमण जो आर्यवर्त का माना जाता है वो ये है, जब इन 3 राजाओं को पराजित करने के बाद
समुद्रगुप्त दक्षिण की तरफ विजय करने चले गए थे, तो इन दो राजाओं ने, जिनमें प्रमुख रूप से अच्युत और नागसेन जो थे, इन दोनों ने मिलकर 7 अन्य जो नागवंश के राजा थे उनके साथ मिलकर एक संगठन तैयार किया और इन सभी ने 9 राजाओं ने मिलकर समुद्रगुप्त के खिलाफ आक्रमण करने की ठान ली, यानी कि आक्रमण कर दिया। समुद्रगुप्त ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इन 9 राजाओं को उसने पराजित कर दिया। यानी कि जो पहला आर्यवर्त का जो पहला युद्ध था उसमें जो 3 राजा थे उनमें से इन 2 राजाओं ने मिलकर संगठन बनाया और उन संगठन में 7 अन्य राजाओं को साथ लिया। तो दूसरी बार जो आर्यवर्त पर इन्होंने आक्रमण किया समुद्रगुप्त में, उसमें 9 राजाओं को कुल मिलाकर इन्होंने पराजित किया और इनमें यानी कि कुल मिलाकर अब पूरा उत्तरी भारत इसके समुद्रगुप्त के अधीन आ गया था और इनमें से काफ़ी राजाओं को मार दिया गया था और उनके साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया गया था। यानी कि यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि आर्यवर्त का जो विजय थी वो राजनीतिक दृष्टि से, यानी कि राजनीतिक एकीकरण की पहली एक सीढ़ी थी। यानी कि जो उत्तरी भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में जो बटा हुआ था, उनको पराजित किया और उन सबको एक राज्य में बांध दिया और वो उत्तरी भारत के नाम से उन्होंने रखा और वो पूरा किसके अधीन आ गया? समुद्रगुप्त के अधीन आ गया। अब दूसरी विजय, दक्षिण भारत की विजय। जैसे कि मैंने बताया, आर्यवर्त की पहली लड़ाई के बाद समुद्रगुप्त दक्षिण भारत की तरफ ये युद्ध करने चले गए थे। और देखिए उस समय आप अगर थोड़ा सा अपने दिमाग से भी सोचें, दक्षिण भारत की विजय के बारे में सोचना उस समय बहुत ही मुश्किल था। यातायात के साधनों का अभाव था, रास्ते में बीहड़ जंगल भी आते थे, उनको उनमें भी जो जनजातियां थी उनसे भी आक्रमण करना था, उनका भी भय था और सेना बहुत संगठित और मजबूत हो तभी दक्षिण भारत की तरफ सोचा जा सकता था। इन सब पर उन्होंने एक योजना के अनुसार अपनी सेना को संगठित किया और दक्षिण भारत की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। ये भी हमें अभिलेख इलाहाबाद परिस्थिति से पता चलता है कि उन्होंने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी जो योजना बनाई थी उसमें उसने 12 राजाओं को, दक्षिण भारत के 12 शासकों का, उसमें मैं अगर तो आप नाम कहें तो मैं नाम भी बता देती हूँ। कौशल का राजा महेंद्र, महाकांतर का राजा व्यागराज, कोराल का राजा मंटराज, पृष्ठपुर का राजा महेंद्र गिरी और कोटर का राजा स्वामीदत्त, यानी कि कांची का राजा विष्णुगुप्त, अनेक ही 12 राजा थे। इनको इन्होंने पराजित किया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही डिप्लोमेटिक राजा था, राजनीतिज्ञ था, इस बात को अच्छे से समझता था कि अगर दक्षिण भारत को मैं अपने राज्य में मिला लूँगा, दक्षिण भारत के राज्यों को अगर मैं अपने साम्राज्य में मिला लेता हूँ तो शासन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो दूर था, यातायात के साधनों का अभाव था, अगर ज़्यादा समय दक्षिण की तरफ देता है, दक्षिण में देता है तो उत्तर भारत में विद्रोह होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए इन बातों को समझते हुए समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के इन राजाओं को पराजित किया, पराजित करके उनको उनके राज्य वापस दे दिए, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और वो राजा प्रतिवर्ष कर, यानी कि अपनी भेंट आदि के रूप में जो कर देते थे वो एक इनकम हो गई। इसके अतिरिक्त इससे क्या हुआ, जो आसपास जो दक्षिण का जो रास्ता था, उत्तर से दक्षिण में एक आसानी से एक संबंध स्थापित हुआ, यानी कि आना जाना आसान हुआ और इससे यानी कि जो उनकी नीति थी वो बहुत ही सफल पर साबित हुई। यानी कि दक्षिण के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध उन्होंने स्थापित किए, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा उन्नति का एक कारण बना था। अब है नेक्स्ट आठविक राज्यों की विजय। आठविक का मतलब है जो वन प्रदेश थे, यानी कि जो वन के प्रदेश थे, बीहड़ वनों में जो राज्य थे उन पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। और उस समय ये जो
आठविक प्रदेश थे। ये उत्तरी भारत और दक्षिण भारत, जैसा कि मैंने बताया, जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते थे तो रास्ते में जो जंगल पड़ते थे और जो वहाँ पर जनजातियाँ थी जिन्होंने अपने छोटे छोटे कबीले या राज्य स्थापित कर रखे थे, वो सेना को लूट लेते थे या जो व्यापारी वर्ग था उनको लूट लेते थे। तो उन सबको इन्होंने शांति स्थापित करने के लिए आठविक जो राज्य थे उनको पराजित किया। उनमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा का जो मेन जो हिस्सा था, वहाँ के जो वन के रास्ते थे, जो वन के राज्य थे, उनको पराजित करके अपना वहाँ पर भी इन्होंने उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इसके अतिरिक्त सीमांत प्रदेशों का पर अधिकार, सीमांत यानी कि जो सीमाओं पर, चाहे वो पूर्वी सीमा थी चाहे वो पश्चिमी सीमाएं थी, उन पर भी इन्होंने समुद्रगुप्त ने अपना अधिकार किया था। तो पूर्व की तरफ जो सीमा थी उसमें 5 राज्यों पर इन्होंने अपना अधिकार किया था। उसमें समतट यानी कि पूर्वी बंगाल, कामरूप आधुनिक आसाम, दबाक आधुनिक ढाका और नेपाल, ये उस समय जो पूर्व के राज्य थे इन पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया था। इसमें कर्तपुर भी आता है जो जालंधर का प्रदेश को का माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसने पश्चिमी जो राज्य थे उन पर जो स्थित 9 गणराज्य थे, गणराज्य 9 थे उस समय, उन पर भी अपना अधिकार कर लिया था, यानी कि अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। जिसमें मालव, अर्जुनायन, योधे, मद्रक, आभीर, प्राजुन और काक, खरपरी की ये 9 गणराज्य थे। इन पर भी इसने अपना अधिकार करके उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो देखिए, मैंने आपको लगभग पूरा उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, जो पूर्वी तट पर जो राज्य थे या जो पश्चिमी तट पर जो गणराज्य थे उनके बारे में आपको बताया। तो समुद्रगुप्त ने जो मेन जो नीति अपनाई वो क्या थी कि उत्तरी भारत पर इसने पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिया था, यानी कि वहाँ पर इसका अपना साम्राज्य था। लेकिन बाकी जो, चाहे वो दक्षिण के राज्य थे, चाहे वो पूर्व के राज्य थे, चाहे वो वन प्रदेश थे, चाहे वो पश्चिम के राज्य थे, उन सबको पराजित किया और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, यानी कि उन पर डायरेक्ट अपना राज्य स्थापित नहीं किया। अगर मैं आपको दोबारा ये बात दोहराना चाहूँगी, अगर डायरेक्ट वो अपना अधिकार कर लेता तो क्या होता, कहीं ना कहीं विद्रोह होता, कहीं ना कहीं इतना बड़ा साम्राज्य उस समय संभालना बड़ा मुश्किल था। जैसे कि मैंने बताया, यातायात के साधन कम थे, इतनी ज़्यादा सेना रखनी पड़ती। तो उसने इन सभी राज्यों को जीत कर वापस उन्हीं को दे दिया और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया। इसके बाद उसने इलाहाबाद प्रशस्ति से हमें ये भी पता चलता है कि उसने विदेशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, जिसमें कुषाण, शक, लंका, जावा, सुमात्रा, मलाया, इन सभी राजाओं के पास अपने राजदूत उसने भेजे थे। उनके राजदूत हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने काफ़ी बहुमूल्य उपहार भेंट के रूप में भेजे थे। तो उस समय लंका के राजा मेघवर्मन के साथ अच्छे संबंध थे और वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए वो बोध गया भी आया था। तो ये यानी कि एक मठ बनाने की भी परमिशन उसने समुद्रगुप्त से लंका के राजा ने ली थी। इससे पता चलता है कि लंका के साथ समुद्रगुप्त के बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इन सब विजयों के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। जैसा कि आप जानते हैं, अश्वमेध यज्ञ वो राजा करवाता है जो अपने आप को छत्रपति या एक अधिकार जो अपना मानना शुरू कर देता है। उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जो उस घोड़े को पकड़ लेता है उसके साथ वो युद्ध करता है। तो उसने ये अश्वमेध यज्ञ करवाया और इस अश्वमेध यज्ञ के उपलक्ष्य में उसने बहुत अधिक मात्रा में सोने के सिक्के बनवाए थे, जिससे हमें पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यानी कि उन जो सिक्के हमें मिले हैं उन पर एक सजा हुआ
घोड़ा दिखाया गया है और दूसरी ओर ये लिखा हुआ है कि महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त महाराजा धीराज ने पृथ्वी को तो जीत लिया है, अश्व को जीतने की वो तैयारी कर रहा है। यानी कि ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमें पता चलता है। तो इस प्रकार ये उनकी विजय थी, उनका साम्राज्य विस्तार, जैसा कि मैंने बताया, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में चंबल नदी तक और उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार ये और जो अनेक छोटे छोटे जो राज्य थे जिन्होंने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था, तो कुल मिलाकर उसने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये थी समुद्रगुप्त की विजय। यहाँ पर एक छोटा सा बार बार एक बात आती है कि समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना की जाती है। नेपोलियन, जैसा कि आपको पता भी होगा, एक फ्रांस का शासक था और इसने अपनी योग्यता या कह लीजिए या सैनिक शक्ति के आधार पर यूरोप को जीतने का प्रयास किया था और काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हुआ था। लेकिन हमारा यहाँ जो बात है वो ये है कि समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है। यानी कि क्या समुद्रगुप्त ने भी नेपोलियन की तरह पूरे भारत को जीत लिया था? इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को जीत लिया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम तुलना करें, अगर तुलनात्मक मैं बात करूँ, तो मैं ये कहूँगी समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं आगे था। अब पूछो क्यों? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत को जीता। उत्तरी भारत जीतने के बाद दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। वहाँ विजय प्राप्त करने के बाद उनके राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। नेपोलियन ने किसी भी राजा के साथ, किसी भी राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। दूसरा, उसने क्या कहते हैं, नेपोलियन ने ये ऐसा कोई हमें काम नहीं दिखाई देता कि प्रजा की भलाई के लिए या अपनी किसी विजय के बाद उसने कोई सिक्के बनवाए हों या ब्राह्मणों को दान दिया हो या अश्वमेध यज्ञ किया हो। ऐसा हमें कहीं वर्णन नहीं मिलता, जबकि समुद्रगुप्त में ये गुण था। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त ने जिन राजाओं को जीता उनको अपना दोस्त बना लिया और नेपोलियन ने जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की उन सबको अपना दुश्मन बना लिया। इसके अतिरिक्त नेपोलियन का जो अंत हुआ, जैसा कि आप जानते हो, अंत में वाटरलू के युद्ध में उनकी हार हुई थी, जबकि समुद्रगुप्त को कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा था। और हारने के बाद नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था और उसको एक निर्जन द्वीप में वहाँ पर अपना जीवन उनको बिताना पड़ा था और अंत में उनकी जो मृत्यु हुई वो कैंसर से हुई थी। जबकि समुद्रगुप्त जब तक जीवित रहे वो एक महाराजा धीराज की तरह जीवित रहे। इसलिए अगर ये कहा जाए कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं बहुत आगे थे तो इसमें गलत नहीं होगा। तो ये मेरा आज का एक छोटा सा और महत्वपूर्ण है कि समुद्रगुप्त की विजय क्या थी या उनको नेपोलियन के रूप में उनकी तुलना क्यों की जाती है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।